से आप लोगों का जीके बाई पीके यादव यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एकीकरण का पार्ट 3 देखेंगे, राजस्थान एकीकरण का। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियोज पहले अपलोड कर चुका हूं। आप पिछली वीडियोज अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आई बटन पे भी मैं उसको आपको शॉर्ट में डाल दूंगा। ठीक है। पिछली दो वीडियोज में हमने देखा मत्स्य संघ का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद पूर्वी राजस्थान का विलय कैसे हुआ, फिर संयुक्त राजस्थान कैसे बना। बता चुका हूँ राजस्थान संघ में 4 रियासत एक ठिकाने को मिलाया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। उसके बाद में पूर्वी राजस्थान का गठन हुआ, उसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना मिलाया गया, जिसमें 3 वागड़ की, 3 हाड़ौती से, 1 टोंक, 2 छोटी रियासतें और एक ठिकाना। ठीक है। उसके बाद संयुक्त राजस्थान में तीसरा चरण था, उसमें उदयपुर को मिला दिया गया पूर्वी राजस्थान में, तो संयुक्त राजस्थान का निर्माण हो गया। आज हम पढ़ेंगे चौथा चरण। देखिए, वृहद राजस्थान चतुर्थ चरण का नाम क्या था? वृहद राजस्थान। क्या नाम था? वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान। इसका निर्माण का डेट आपको मैं बता ही दिया था, 30 मार्च 1949। ठीक है। इसका निर्माण हुआ 30 मार्च 1949 को। उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री कौन थे उस समय के? उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल थे। उस समय ये होम मिनिस्टर का पद भी इन्हीं के पास था। ठीक है। तो क्या हुआ कि जब चौथे चरण का निर्माण किया जा रहा था, तो जयपुर और जोधपुर, ये दोनों राज्यों में राजधानी को लेकर आपस में झगड़े की स्थिति बनी हुई थी। जयपुर राज्य के जो महाराजा थे वो तो बोल रहे थे कि जयपुर को राजधानी बनाया जाए। उधर जोधपुर के जो महाराजा थे हनुमंत सिंह, वो बोल रहे थे कि जोधपुर को राजधानी बनाया जाए। तो इसके विवाद को सुलझाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक कमेटी बनाई थी। कौन सी कमेटी बनाई थी? वो बनाई थी पी सत्यनारायण देव कमेटी। कौन सी कमेटी? पी सत्यनारायण देव समिति। कौन सी समिति बनाई थी? पी सत्यनारायण देव समिति। पी सत्यनारायण देव समिति। पी सत्यनारायण देव समिति का गठन किया गया था राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए। ठीक है। पी सत्यनारायण देव कमेटी में कौन कौन थे? देखो, सदस्यों के नाम लिखो। पहला बी आर पटेल। ये बी आर पटेल आईसीएस अधिकारी थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं समझना इनको, ये आईसीएस अधिकारी थे। इनके अलावा दूसरा जो सदस्य था वो कौन था? टीसी पुरी साहब थे। एक कर्नल हुआ करते थे उस समय, टीसी पुरी। टीसी पुरी। और तीसरा सदस्य कौन था? तीसरा सदस्य उस समय थे एक एसपी सिन्हा जी। एसपी सिन्हा जी। इन लोगों को पी सत्यनारायण देव समिति में शामिल किया गया राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए। तो इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी भारत सरकार को उस समय। तो इन्होंने जयपुर को राजधानी उपयुक्त समझा। किसको समझा? जयपुर को। क्योंकि जयपुर के अंदर क्या था? विधानसभा और ये सबके बैठने की, बैठकों की व्यवस्था महाराजा मानसिंह
सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। उस समय के महाराजा कौन थे? सवाई मानसिंह द्वितीय। ये जयपुर के महाराजा थे उस समय पे, सवाई मानसिंह द्वितीय। इन्होंने 1 रुपये किराया पर, 1 रुपये वार्षिक किराए पर, वार्षिक किराए पर विधानसभा व अन्य जरूरी विभागों के लिए, अन्य जरूरी विभागों के लिए कार्यालय हुआ करवाए थे। क्या करवाए थे? कार्यालय मुहैया करवाए थे। तो ये सारी जो फैसिलिटी है जो महाराजा मानसिंह द्वितीय द्वारा भारत सरकार को दी गई थी। पहला कारण तो ये था। दूसरा क्या है कि जयपुर एक सुसज्जित और सुनियोजित शहर, पहला ऐसा राजस्थान का शहर था। इसमें सारी आवश्यक चीजें भी यहाँ पर उपलब्ध थी। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा एक कारण और था कि ये दिल्ली के नजदीक पड़ता है। किसके? दिल्ली के नजदीक पड़ता है। तो जो यहाँ का मुख्यमंत्री होगा या जो प्रधानमंत्री राज्यपाल होंगे उनको दिल्ली जाना आसान हो जाएगा, इसलिए इसको जयपुर को राजधानी बनाया गया। इसमें एक चीज और है छोटी सी, कि जब राजस्थान का विलय किया जा रहा था तो उस समय जोधपुर के एक महाराजा थे, हनुवंत सिंह। जोधपुर के महाराजा कौन थे? हनुवंत सिंह। इनको कहाँ बुलाया गया था? वीपी मेनन साहब ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको दिल्ली बुलाया था एकीकरण के लिए। जोधपुर के एकीकरण के लिए बातचीत के लिए कहाँ बुलाया था? दिल्ली बुलाया था। तो उस समय एक वाकया घटित हुआ था। वो क्या हुआ था? एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको याद करने में आसानी होगा कि जोधपुर का विलय किस प्रकार से राजस्थान में किया गया था। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास 2 पद थे, होम मिनिस्ट्री भी इनके पास थी और देश के उप प्रधानमंत्री भी थे। तो जब मीटिंग के बाद में माउंटबेटन साहब तो बाहर चले गए थे, तो वो अपने समझौतों के लेकर हनुमंत सिंह है जो विचार विमर्श कर रहे थे वीपी मेनन के साथ में। तो उस समय क्या हुआ? एक वाकया घटित हुआ। ये है जो महाराजा हनुमंत सिंह है जो अपने किसी समझौते की शर्त को लेकर वीपी मेनन से आर्गूमेंट कर रहे थे। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो इनके साथ जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, तो उनको बोला अरेस्ट हिम, यानी इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि महाराजा के पास में जो पेन है वो क्या है? एक यानी पिस्टल है। वो पेन कम पिस्टल है, यानी वो दोनों काम करता था। उनका पेन दो काम करता था। कौन कौन से 2 काम करता था? पेन भी था और पेन के साथ साथ क्या था? पिस्टल था। और इन्होंने क्या किया? वीपी मेनन को मुर्गा बना दिया था, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। तो ये सब शोर शराबा सुनने के बाद में माउंटबेटन है जो वापस से अंदर आते हैं और स्थिति को देखते हुए महाराजा हनुवंत सिंह को समझाते हैं। समझाने के बाद में इनमें समझौता करवाया जाता है। समझौता करवाने के बाद में जोधपुर को राजस्थान संघ में विलय के लिए हनुवंत सिंह को क्या कर लिया जाता है? राजी कर लिया जाता है हनुवंत सिंह को। और इस प्रकार से जोधपुर के विलय पत्र पर, जोधपुर का महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। और जो पिस्टल थी इनकी, पिस्टल थी, जो पेन का और पिस्टल दोनों का काम करती थी, वो जो माउंटबेटन ने इनसे गिफ्ट के रूप में ले ली थी, जो अभी भी ब्रिटेन के अंदर लंदन में रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? ब्रिटेन के अंदर लंदन में रखी हुई है। ठीक है। इनका एग्जाम से इस वाकया का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको कनेक्ट करने के लिए ये सब कहानी मुझे बतानी पड़ी। ठीक है। तो ये एक छोटा सा वाकया हुआ था जो मैं आपको बता दिया। अभी देखो, तीसरे चरण तक हमने उदयपुर को मिला दिया था, यानी पहले चरण में मत्स्य संघ में 4 रियासतों को मिलाया। पहले चरण में
दूसरे चरण में फिर हमने 9 रियासतों को मिलाया। तीसरे चरण में सिर्फ उदयपुर को 1 को मिलाया, यानी कितनी हो गई टोटल? अभी तक 14 रियासतों का हम क्या कर चुके हैं, राजस्थान में विलय कर चुके हैं। 14 रियासतों का राजस्थान में अब तक क्या कर चुके हैं, विलय कर चुके हैं। अब बच गई कितनी? 5। टोटल 19 थी हमारे पास, टोटल 19 थी, अभी 5 बच गई। अब देखो इनका विलय कैसे हुआ। देखिए राजस्थान के अंदर 4 बड़ी बड़ी रियासतें थी, तो उनमें से 3 बड़े मगरमच्छ बचे हुए हैं। कौन कौन सा? जोधपुर, जोधपुर के साथ में जैसलमेर वालों ने बोला कि हम तो जोधपुर जोधपुर जहां मिलेगा हम उसी संघ में मिलना चाहेंगे, तो जैसलमेर। तीसरा कौन सा था? बीकानेर, ठीक है। और चौथा कौन सा था? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। ये 4 रियासतों का विलय किसमें किया गया? चतुर्थ फेज में किया गया, यानी चौथे चरण में किया गया। अभी देखो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, चौथे चरण में कौन सी रियासत का विलय नहीं किया गया था? तो उसमें ऑप्शन में जैसलमेर, और इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा, तो जैसलमेर की जगह क्या देगा वो? उदयपुर। क्या देगा? उदयपुर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये उदयपुर का विलय हम तीसरे चरण में ही कर चुके हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ये लोग याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसको याद रखने के लिए एक आप शॉर्ट ट्रिक का सहारा ले सकते हैं। वैसे मैं शॉर्ट ट्रिक बताता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन दूर करने के लिए जे जे बीजेपी, ठीक है, जे जे बीजेपी। तो जैसे क्या हो जाएगा? जोधपुर। दूसरे जे से क्या हो जाएगा? जैसलमेर। बी से क्या हो जाएगा? बीकानेर, ठीक है। जेपी से क्या हो जाएगा? जयपुर। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बन गई? जय जय बीजेपी। ये आप नोट कर लो, या स्क्रीन, हाँ उतार लिया। देखो राजधानी का तो समझौता कर लिया था, उसके बाद भी जो उदयपुर के जो महाराजा थे, उदयपुर और अजमेर वाले भी, सॉरी, उदयपुर वाले भी किस पे अड़े हुए थे? राजधानी को लेकर अड़े हुए थे कि उदयपुर में राजधानी रखा जाए। तो इन लोगों को, सभी राजा महाराजाओं को शांत करने के लिए एक समझौता स्थापित किया गया। तो देखो इन लोगों को क्या दिया गया इन लोगों को जयपुर को क्या दिया गया? राजधानी दिया गया, ठीक है। उसके अलावा जोधपुर को हाई कोर्ट दिया गया। जयपुर जयपुर को तो राजधानी बना दिया, जयपुर को क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। जोधपुर को हाई कोर्ट दे दिया गया, ठीक है। कोटा कोटा को बोला कि आपके पास में, आपके वहाँ पे वन ज्यादा है, तो इनको दे दिया वन विभाग, ठीक है, वन विभाग दे दिया। क्या दे दिया गया? वन विभाग दे दिया गया। और बीकानेर को क्या दिया गया? बीकानेर को दे दिया शिक्षा विभाग। क्या दे दिया? शिक्षा विभाग। उदयपुर बच गया, तो उदयपुर को क्या दिया गया? उदयपुर में सबसे ज्यादा खनिज निकलते हैं, तो इसको दे दिया खनिज विभाग। क्या दे दिया गया? खनिज विभाग। और भरतपुर को उस समय क्या दिया गया था? भरतपुर के राजाओं ने कृषि सुधार पर ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए इनको दे दिया गया कृषि विभाग, ठीक है। क्या दे दिया गया? कृषि विभाग। इस आधार पर इनके जो राजा थे रियासतों के, उनको खुश किया गया, ठीक है। जयपुर को राजधानी, जोधपुर को हाई कोर्ट, कोटा को वन विभाग, बीकानेर को शिक्षा विभाग, और उदयपुर को खनिज विभाग, और भरतपुर को कृषि विभाग। उदयपुर में खनिज ज्यादा होते तो खनिज विभाग दे दिया, भरतपुर में कृषि सुधारों पर काम किया गया था तो कृषि विभाग भरतपुर को दे दिया, कोटा में क्या दे दिया गया? वन विभाग, जोधपुर को हाई कोर्ट दे दिया, और जयपुर को राजधानी बना दिया, ठीक है। अब देखो अभी पेंशन को लेके इनमें मतभेद थे,
तो प्रीवर्ष की राशि है जो उदयपुर महाराजा से तो ज़्यादा इनको दे नहीं सकते, क्योंकि फिर उदयपुर के महाराजा जो नाराज हो जाएंगे, उनको भी मना के रखना है जैसे तैसे। तो उदयपुर का तो आपको मालूम है 20 लाख रुपए प्रीवर्ष राशि के तौर पर दी जाती थी। अब बच गए जोधपुर के महाराजा। जोधपुर, जोधपुर के अलावा हो गया जयपुर, जयपुर, जयपुर के अलावा हो गए बीकानेर और जैसलमेर। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो देखो, जयपुर वालों को दिया गया 18 लाख रुपया। कितना? 18 लाख। और जोधपुर वालों को दिया गया 17.5 लाख रुपए प्रति वर्ष। ठीक है। बीकानेर वालों को दिया गया 17 लाख रुपए। कितना? 17 लाख रुपए। और जैसलमेर के पास कोई इनकम का सोर्स इतना अच्छा खासा था नहीं, क्योंकि पूरा रेगिस्तान एरिया है। तो इनको कितना दिया गया? इनको दिया गया 1,80,000 रुपये। कितना दिया गया? 1,80,000 रुपये। इनको पेंशन के तौर पर इतनी राशि देना तय हो गया था। ठीक है। अभी देखो, पेंशन हो गया, विभागों का बंटवारा हो गया। अभी देखिए, महाराज प्रमुख, तो पिछले चरण में, तृतीय चरण में राज प्रमुख बनाया गया था महाराणा भोपाल सिंह को। तो राज प्रमुख, अगर मान लीजिए जयपुर के महाराजा को बनाया गया राज प्रमुख, देखिए राज प्रमुख किसको बनाया गया? वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया सवाई मानसिंह द्वितीय, जयपुर के महाराजा थे। सवाई मानसिंह द्वितीय को क्या बनाया गया? राज प्रमुख। ये कहाँ से थे? जयपुर से। इनको राज प्रमुख का पद दिया गया। और महाराज प्रमुख का पद, एक नया पद सृजित किया गया था। किन के लिए? उदयपुर वालों के लिए। महाराज प्रमुख, महाराजा प्रमुख का पद किनको दिया गया? यह दिया गया उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को। महाराणा भोपाल सिंह जी को क्या दिया गया? महाराज प्रमुख का पद। ठीक है। इन दोनों को तो राजी कर लिया। अब देखो, उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख किनको बनाया गया? 4 राजाओं को उपराज प्रमुख बनाया गया था। वरिष्ठ, 2 को तो बना दिया वरिष्ठ उपराज प्रमुख। कौन कौन थे? तो कोटा वाले तो पहले से चले आ रहे हैं। तो कोटा के कौन? कोटा के भीम सिंह जी को क्या दे दिया गया? ये तो पहले से चले हुए हैं उपराज प्रमुख के पद पे। तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख एक तो कोटा के भीम सिंह को बनाया गया, इनको 1। और 2 नंबर पे जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह, हनुमंत सिंह को भी कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद दिया गया। अभी देखिए, कनिष्ठ 2 क्या बनाए गए थे? कनिष्ठ उपराज प्रमुख। 2 वरिष्ठ हो गए और 2 कनिष्ठ को बनाया गया, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ पद देना था राजाओं को। ये तो वो नाराज हो जाएंगे। तो पहला पद किनको दिया गया? पहला पद तो चला आ रहा है पिछले उससे चरण से। तो बूंदी के महाराजा थे उस समय जो बहादुर सिंह जी, ये कहाँ से थे? बूंदी से थे। बहादुर सिंह जी बूंदी से। ठीक है। और दूसरा जो बनाया गया कनिष्ठ उपराज प्रमुख को, किनको बनाया गया? महारावल लक्ष्मण सिंह को। महारावल लक्ष्मण सिंह को, ये ज्यों के त्यों इनका पद रखा गया। लेकिन जब राज प्रमुख के पद से कोटा के राजा भीम सिंह को हटाया गया, तो इससे सबसे ज्यादा जो खुश हुए वो कौन हुए? बहादुर सिंह जी हुए, बूंदी वाले। ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको उतार लो। ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। इसी चरण में क्या एक समाजवादी नेता थे उस समय के, एक समाजवादी नेता थे। क्या नाम था? राम मनोहर, मनोहर
लोहिया। इन्होंने भारत सरकार से सिफारिश की कि मत्स्य संघ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का जल्द से जल्द क्या किया जाए, एकीकरण किया जाए और उनको एक संगठित किसी राज्य में मिला दिया जाए, संगठित किसी राज्य में मिला दिया जाए। और इन्होंने एक समिति की स्थापना की थी, राजस्थान आंदोलन समिति। कौन सी समिति थी? राजस्थान आंदोलन समिति। कौन सी समिति? राजस्थान आंदोलन समिति। और क्या सिफारिश की इन्होंने भारत सरकार से कि जल्द से जल्द इनको भारत संघ में या राजस्थान संघ में मिला लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान से सटे हुए तीनों स्टेट पड़ते थे, जैसलमेर, बीकानेर और एक जैसलमेर से जोधपुर टच होता था। तो कहीं ना कहीं इनको डर था राम मनोहर लोहिया जी को कि कहीं ये पाकिस्तान में ना मिल जाए या पाकिस्तान में ना चले जाएं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। कौन सी समिति का निर्माण किया था राम मनोहर लोहिया जी ने? राजस्थान आंदोलन समिति का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको भी उतार लो। यहाँ पे अब चौथा चरण है जो कंप्लीट हो गया है। इसमें प्रधानमंत्री छूट गया है, प्रधानमंत्री नहीं बताया शायद मैंने। ठीक है, देखो चौथे चरण का प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था महाराजा मानसिंह द्वितीय को। तो महाराजा मानसिंह द्वितीय की सिफारिश पर किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया था। किनको? हीरालाल शास्त्री जी को। हीरालाल शास्त्री जी को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री पद दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कौन से? चौथे चरण में बनाया गया था। अब देखो पांचवा चरण। पांचवा चरण संयुक्त वृद्ध राजस्थान। क्या नाम था? संयुक्त वृद्ध राजस्थान। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था? संयुक्त राजस्थान और वृद्ध राजस्थान दोनों को मिला दिया गया था। क्या कर दिया गया था? संयुक्त और वृद्ध राजस्थान दो, एक समिति बनाई गई थी मत्स्य संघ को मिलाने के लिए। जो राम मनोहर लोहिया जी ने जो आंदोलन समिति बनाई थी उसकी सिफारिश पर एक समिति बनाई गई थी मत्स्य संघ को मिलाने के लिए। वो कौन सी समिति थी? शंकर देव राय समिति। ये समिति बनाने का एक रीजन और था, और रीजन क्या था? ये बनाई थी मत्स्य संघ को मिलाने के लिए। किसको? मत्स्य संघ को मिलाने के लिए। इसका कारण क्या था कि भरतपुर और धौलपुर, यहाँ के महाराजा हैं जो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। कहाँ पर? यूपी में मिलना चाहते थे। तो शंकर देवराय समिति ने सजेशन दिया कि इनको राजस्थान में ही रखा जाए। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि पांचवें चरण में संयुक्त वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया, वो किस समिति के तहत किया गया? तो वो समिति कौन सी थी? शंकर देवराय समिति थी। ठीक है, इसका ध्यान रखना। बाकी पद सेम रहेंगे, कोई चेंजेज नहीं है। संयुक्त वृद्ध राजस्थान बस यही है। संयुक्त और वृद्ध को मिला दिया और उसके साथ में किसको मिलाया गया? मत्स्य संघ को मिला दिया गया। ठीक है, ये पांचवा चरण है। बाकी जो पद थे प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, सब के सब सेम रहेंगे। ठीक है, अब देखिए छठा चरण। छठा चरण कौन सा है? राजस्थान संघ। इसको राजस्थान संघ नाम क्यों दिया गया? देखो राजस्थान संघ, ये देखो इसकी डेट और लिख लेना, 26 जनवरी 1950। हमारे देश का जब संविधान लागू हुआ उसी दिन राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। तो इसमें क्या किया गया था कि राजस्थान, जो इस संघ का नाम है जो राजस्थान जो दिया गया था, उसको संवैधानिक क्या मिल गई थी? मान्यता मिल गई थी। संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। क्या मिल गई थी? संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। ठीक है, ये नोट कर लो। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान नाम जो राजस्थान संघ का दिया गया था वो संवैधानिक मान्यता
कब मिली? तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान लागू होते ही ये मान्यता मिल गई थी। देखो अब इसमें किस किस क्षेत्र को मिलाया गया? तो इसमें एक तो सिरोही को मिलाया गया था, सिरोही को। पिछले वाले चरण में यानी संयुक्त वृहद राजस्थान में क्या करना है? सिरोही को मिला देना। किसको छोड़ के? आबू और देलवाड़ा को छोड़ के, आबू और देलवाड़ा को छोड़ के, ये दो को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ सिरोही है जो किस में मिला दिया गया था? राजस्थान संघ में मिला दिया गया था। उसका कारण क्या था? देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जो सिरोही को गुजरात में मिलाना चाहते थे, ठीक है। उसका कारण क्या है कि जो आबू जो सिरोही का जो क्षेत्र है ना, वो पर्यटन की दृष्टि से क्या है? अति महत्वपूर्ण है, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे कि पर्यटन जिसके पास है वहाँ इनकम का सोर्स जनरेट होगा, तो वो इसको गुजरात में लेना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और बलवंत राय मेहता के आंदोलनों की वजह से सिरोही को किस में मिला दिया गया? राजस्थान में मिला दिया गया, ठीक है। ये हो गया चरण नंबर 6। इसमें कुछ पद चेंज होंगे, बाकी सेम टू सेम रहेगा। जैसे प्रधानमंत्री का पद है जो खत्म कर दिया गया। हमारे देश के संविधान के लागू होते क्या होगा कि प्रधानमंत्री का जो पद है उसको बना दिया गया मुख्यमंत्री का पद। प्रधानमंत्री को क्या बोला जाने लगा? मुख्यमंत्री। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बन गए? प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बन गए हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री। इसका ध्यान रखना, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया। ये तो हो गया प्रथम। दूसरे कौन थे? तो देखो दूसरे थे CS वेंकटाचारी, CS वेंकटाचारी, ठीक है। इनको दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया था मनोनीत। पहला हीरालाल शास्त्री, दूसरा CS वेंकटाचारी, ठीक है। और तीसरे एक और बने थे। राजस्थान में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। कितने? राजस्थान में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। एक और बने थे, कौन से बने थे? जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास जी, ठीक है। ये 3 मुख्यमंत्री बने थे मनोनीत। इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो। आगे बढ़े। अब देखो 7वां और अंतिम चरण। 7वां चरण वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। इसका डेट लिख लीजिए 1 नवंबर 1956। देखो इसमें जो एक तो सिरोही का जो क्षेत्र छूट गया था, कौन कौन सा क्षेत्र छूटा हुआ था? आबू और देलवाड़ा, दो क्षेत्र छूटे हुए थे सिरोही के। एक तो इनको मिला लिया गया और इनके साथ में किनको मिलाया गया? अजमेर मेरवाड़ा को। किनको? अजमेर मेरवाड़ा को, ठीक है। और इनका विरोध किसने किया? अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए, नहीं मिलने के लिए विरोध किया गया था यहाँ के हरिभाऊ उपाध्याय, जिनको मैंने बताया था अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। उन्होंने इसका विरोध किया। और एक क्षेत्र और था सुनील टप्पा। कौन सा? सुनील टप्पा। इसको पहले किस में? MP में मिला दिया था। MP से वापस इसको झालावाड़ में मिला दिया गया, तो झालावाड़ रियासत में। तो सुनील टप्पा को तो मिला लिया राजस्थान में, और इसकी जगह हमने सिरोंज क्षेत्र है जो MP को दे दिया था। कौन सा क्षेत्र? सिरोंज क्षेत्र। वो किसको दे दिया था? वो MP को दे दिया था।
बस इतना याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आने की संभावना होती है। हर एग्जाम में यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज़्यादा चांसेस 7वें चरण से होते हैं क्वेश्चन पूछने का। पूछ लेता है सुनील टप्पा कौन से चरण में मिलाया गया। पहले सुनील टप्पा की स्थिति कहाँ थी? एमपी में थी। सिरोंज क्षेत्र किसको दे दिया हमने? एमपी को दे दिया। ठीक है। आबू देलवाड़ा का विलय कब किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को किया गया। अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, सिरोंज और सुनील टप्पा, ये 4 चीजें याद रखनी है। आगे बढ़े, एक बार उतार लो इसको। देखो जो इसका विलय किया गया था आबू और देलवाड़ा का, सुनील टप्पा का, वो किस आधार पर किया गया था? एक आयोग बनाया गया था। कौन सा? राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली थे। फैजल अली थे। इनकी सिफारिश पे मिलाया गया था। और एक कारण और था आबू और देलवाड़ा का राजस्थान में विलय का, कि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो चुकी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इसको गुजरात में मिलाना चाहते थे, आबू और देलवाड़ा को। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो ये काम और आसान हो गया राजस्थान में आबू और उसको मिलाने का। अब देखो, एक काम और हुआ था उसी समय। कौन सा काम हुआ था? एक 7वां संविधान संशोधन किया गया था। 7वां संविधान संशोधन। ये 7वां संविधान संशोधन है जो किससे रिलेटेड है? संविधान संशोधन किया गया था उस समय राज्यपाल का, सॉरी, राज प्रमुख, इस संशोधन के अनुसार राज प्रमुख का जो पद था इसको खत्म कर दिया गया और इसकी जगह राज्यपाल का पद सृजित किया गया। राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ लेता है 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, या फिर जो राज्यपाल का जो पद है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा सृजित किया गया था। ठीक है। यहाँ हमारा अब राजस्थान का जो एकीकरण है वो कंप्लीट हो गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखो, लिखो, सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत। यहाँ से बीएसटीसी वगैरह, पुलिस, राजस्थान कांस्टेबल, इनमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। थोड़ा जल्दी लिखना क्योंकि वीडियो जो लंबी हो जाएगी। क्षेत्रफल की दृष्टि कौन सी थी? मारवाड़। मारवाड़ को जोधपुर भी बोल सकते हैं, ऑप्शन में जोधपुर भी आ सकता है। ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी रियासत, तो सबसे बड़ी रियासत वही आएगी, सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। कौन सी थी? जयपुर। जयपुर। और देखो, तीसरा, सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। वहाँ ऑप्शन दे दे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तब भी शाहपुरा आएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले तब भी शाहपुरा आएगा। अब देखो, सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन कौन सी थी? मेवाड़। ठीक है, लगभग 1300 साल पुरानी थी ये उस समय, 1300 साल पुरानी थी। ठीक है। सबसे नवीन रियासत, सबसे सबसे नवीन रियासत, सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़। ठीक है, एक और बच गया, एकमात्र,
एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। ठीक है, एक और छूट गया अभी, वो शायद मैंने लिखवा दिया होगा फर्स्ट पार्ट में। सबसे बड़ा ठिकाना, सबसे बड़ा ठिकाना है, मैंने वैसे फर्स्ट पार्ट में लिखवा दिया। सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। और सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? लावा। ठीक है, ये याद रखना। सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़, सबसे छोटा लावा। ठीक है, हमारा भी राजस्थान का एकीकरण पूरा हो चुका है। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसकी सूचना मैं 2 दिन पहले डाल दूंगा।